बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 8 को शुरू करने लगे हैं। अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। अब इस चैप्टर की एक एक्सरसाइज है, ठीक है। इस एक्सरसाइज में आपको जो एमसीक्यू से क्वेश्चन है वो भी मिलेंगे और बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो भी मिलेंगे, ठीक है। अब ये जो एक्सरसाइज है इस पे ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो प्रूफ से रिलेटेड है, हमने उनको प्रूफ करना होगा। यानी कि इस चैप्टर में थ्योरी का काम बहुत ज्यादा है और ये थ्योरी आपको समझना बहुत जरूरी है। ये थ्योरी मस्ट है। अगर आप थ्योरी को नहीं समझेंगे तो आप ये एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर पाएंगे। थ्योरी बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स को बोरिंग लगती है, लेकिन आपको ये थ्योरी समझना पड़ेगी। ये जो थ्योरी वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आपको लाजमी देखना पड़ेगा, तभी आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो हम एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ऐसी कोई थ्योरी है वो जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। मैं बिल्कुल मुख्तसर टू द पॉइंट आपको जो है थ्योरी को एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। अब ये जो चैप्टर है ये लॉजिक के बारे में है। लॉजिक का मतलब ये है कि देखिए, हम रोजमर्रा जिंदगी में हमें कोई भी अगर काम पेश आता है, कोई भी काम करना चाहते हैं, तो हम अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए, अपने जहन का इस्तेमाल करते हुए जो भी काम करते हैं उसके बारे में हमारे पास जो मालूमात होती हैं, ठीक है, उनका मुशाहिदा करते हैं, उनका जायजा लेते हैं। फिर हमने ये जो मुशाहिदा किया होता है, ये चीजों को जो हमने परखा होता है, जो हमने एनालाइज किया होता है, उस बेसिस पे हम किसी नतीजे पे पहुंचते हैं, ठीक है, और फिर हम वो काम कर लेते हैं। तो इस चीज को लॉजिक कहते हैं। ये जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ मालूमात के बुनियाद पे जब कोई काम करते हैं तो उसको लॉजिक कहते हैं, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज में मुख्तलिफ टर्म या टर्मिनोलॉजी या कुछ अल्फाज है वो इस्तेमाल होंगे, वो हमें समझना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहला जो यहाँ पर हम देखेंगे ये है इंडक्शन। ये पहली टर्मिनोलॉजी है, इंडक्शन या इंडक्टिव रीजनिंग किसको कहते हैं। देखिए, इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब है या इंडक्शन का मतलब ये होता है कि हम किसी भी नतीजा पे पहुंचने से पहले, किसी भी रिजल्ट या कंक्लूजन पर पहुंचने से पहले कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, छोटे छोटे, ठीक है। कुछ हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, कुछ हमारे पास मालूमात आती हैं, उस बेस पे हम फिर इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं या हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये जो चीज है ये ट्रू है या ये जो बात है ये सही है, ठीक है। तो देखिए, ये इसकी डेफिनेशन होगी, वी ऑफन ड्रॉ जनरल कंक्लूजन फ्रॉम अ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस। ये इंडक्शन में या इंडक्टिव रीजन में हम अपना जो कंक्लूजन या जो नतीजा अखज करते हैं उसके लिए हम कुछ ना कुछ हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती है या कुछ हमने कुछ एक्सपीरियंसेस या कुछ एक्सपेरिमेंट छोटे छोटे किए होते हैं, उनके बारे में हमारे पास जो मालूमात आती है तो हम उस बेस पे फिर उस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये जो चीज है ये सही है, ठीक है। यहाँ पर अब इसने मिसाल दी है कि एक शख्स मसलन पेंसिलिन का इंजेक्शन लगाता है, ठीक है, और इंजेक्शन लगाने के बाद उसको रिएक्शन हो जाता है। फिर दोबारा कुछ अर्से बाद उसको अगर पेंसिलिन इंजेक्शन की दोबारा जरूरत पड़ती है और दोबारा लगाने से उसको रिएक्शन हो जाता है। इस तरह 2-3 दफा जब वो पेंसिलिन का इंजेक्शन लगाता है और हर बार उसको रिएक्शन हो जाता है तो वो समझ जाएगा कि उसको पेंसिलिन इंजेक्शन से जो है वो एलर्जी है, वो इस चीज का एलर्जिक है और ये जब भी मैं पेंसिलिन इंजेक्शन लगाऊंगा तो मुझे इसका रिएक्शन होगा। वो इस नतीजे पे फिर पहुंच जाता है। तो इसका मतलब है कि उसके जहन में ये चीज अब बैठ जाएगी, वो इस नतीजे पे पहुंच गया है कि जब भी वो पेंसिलिन का इंजेक्शन लगाएगा उसको उससे एलर्जी होगी, उससे उसको रिएक्शन होगा, ठीक है। तो इसके लिए उसने क्या किया, पहले 2-4 बार उसने जब पेंसिलिन का इंजेक्शन लगाया, उसके पास एक्सपीरियंसेस आए, उसने कुछ ऑब्जर्व किया, तो फिर वो इस नतीजे पे पहुंचा, ठीक है। तो इस चीज को इंडक्शन या इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, ठीक है। और दूसरा लफ्ज हम पढ़ेंगे इसमें डिडक्शन का, या इसको डिडक्टिव रीजनिंग भी कहेंगे। अब इसमें हम किसी भी नतीजे पे पहुंचने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना नहीं पड़ता, ठीक है। हमारे पास कुछ ऑलरेडी ऐसी मालूमात होती हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसकी बुनियाद पे हम पहले से ही ये बिलीव करते हैं, ये यकीन रखते हैं कि ये चीज सही है, ठीक है। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, ड्रॉइंग कंक्लूजन फ्रॉम premises believed to be true is called deduction। डिडक्शन का मतलब यह है कि आपके पास ऐसी मालूमात या ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिनकी बुनियाद पे आप पहले से ही कह देते हैं कि ये जो चीज है ये ट्रू है, ये जो चीज है सही है, ठीक है। तो अब इसकी मिसाल उसने दी है, देखें, ऑल मैन आर मॉर्टल, के तमाम इंसान जो दुनिया में आए हैं वो फानी है, ठीक है, उन्होंने मरना है एक दिन। और वी आर मैन, हम भी इंसान है। तो हम देखें, आए रोज देखते हैं कि हमारे सामने हमारे प्यारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, यार, अहबाब सारे जो है उनमें से कोई ना कोई किसी न किसी की डेथ होती है, वो दुनिया से चला जाता है। इसका मतलब है कि हमारे पास ऑलरेडी ये मुशाहिदात है, ये इंफॉर्मेशन है कि इंसान फानी है, इसने दुनिया से चला जाना है। इंसान क्या, दुनिया की हर चीज ने एक दिन खत्म हो जाना है। अल्लाह ताला की जात के अलावा दुनिया की हर चीज ने खत्म हो जाना है, ठीक है, हर चीज फानी है। तो इस बेस पे फिर हम कहेंगे कि हम भी मॉर्टल है, देयरफॉर वी आर आल्सो मॉर्टल, ठीक है। हम अब देखें, इस चीज को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि हमने भी इस दुनिया से एक दिन चले जाना है, ठीक है। तो इस चीज को फिर डिडक्शन कहते हैं। इसके लिए एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं होती, ऑलरेडी आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है उस बेस पे आप जो स्टेटमेंट होती है, जो भी आपके सामने केस होता है, आप उसको सच मानते हैं, ठीक है।
और उसके बाद ये स्टेटमेंट देखें, मैंने लफ्ज स्टेटमेंट इस्तेमाल करता रहा हूं, तो क्वेश्चन में भी ये स्टेटमेंट का लफ्ज काफी आएगा। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जैसे कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है, जैसे x+2 = y, ये एक स्टेटमेंट है। या जिस तरह के मैं कहता हूं कि ताहिर मोबाइल देख रहा है, तो ये भी एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इस किस्म की जो हमारे पास सेंटेंसेस होंगे या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होंगे, उनको स्टेटमेंट कहेंगे। अब इसकी डेफिनेशन आप इस तरह पढ़ेंगे, अ सेंटेंस और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच मे बी ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। कि हमारे सामने जब भी कोई ऐसा सेंटेंस आएगा या कोई भी ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगी जो कि या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तो इस चीज को स्टेटमेंट कहेंगे। और स्टेटमेंट में दो ही चीज हो सकती है, या एक वक्त में या वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक है। मतलब ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है जो कि एक ही टाइम पे ट्रू हो और एक ही टाइम पे फॉल्स हो, सेम टाइम पे वो ट्रू या फॉल्स हो, इस तरह नहीं हो सकता। या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तो इस चीज को हम स्टेटमेंट कहेंगे, ठीक है। और देखिए यहां पर उसने दो एग्जांपल दिए स्टेटमेंट की। पहली वाली एग्जांपल ट्रू स्टेटमेंट की, जो सही स्टेटमेंट है, द सम ऑफ द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। के ट्राइंगल के जो अंदरूनी जाविये होते हैं उनको अगर आप जमा करें तो आपको टोटल 180 डिग्री मिलता है, ठीक है। ये चीज प्रूव हो चुकी है, ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। और ये उसने एक फॉल्स स्टेटमेंट या गलत स्टेटमेंट की एग्जांपल दी है कि 3+4 = 8 लिखा है, हालांकि 3+4 7 होना चाहिए। तो ये भी एक स्टेटमेंट है, लेकिन ये फॉल्स, ठीक है। ऊपर वाली एक स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है, नीचे वाली जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट होगी। उसके बाद इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हम ये मुख्तलिफ किस्म के सिंबल हमारे सामने आएंगे, ठीक है। ये मुख्तलिफ साइन इस किस्म के आएंगे और इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इनको लॉजिकल ऑपरेटर कहा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए हमें कुछ स्टेटमेंट दे जाएंगे, कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होंगी, कुछ सेंटेंसेस होंगे। वो जो स्टेटमेंट होंगी उनको हम P या Q के इक्वल रख दिया करेंगे। जब भी इस एक्सरसाइज में ये P या Q आएगा, इसका मतलब है कि ये कोई स्टेटमेंट है, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, कोई इक्वेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, उनको हम P या Q के इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो जब भी P Q आएगा, इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट को जाहिर करती है। तो अब अगर हमारे पास इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट है, कोई P स्टेटमेंट है या Q स्टेटमेंट है, तो उनके लिए देखें यहां पर ये कुछ लॉजिकल ऑपरेटर। तो सबसे पहले देखें ये वाला सिंबल है, जो जिस तरह देखें अलिफ मद आ, अलिफ के ऊपर जो मद वाला साइन होता है उस तरह का ये सिंबल है। इसको इंग्लिश में टिल्डा बोलते हैं, वैसे TILDE टिल्डा। लेकिन यहां पर मैथमेटिक में इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम पढ़ेंगे नॉट ऑपरेटर, ठीक है। ये जो भी जब भी साइन किसी स्टेटमेंट के साथ आएगा, ये वाला सिंबल, तो इसको हम नॉट पढ़ेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट P है और इसके साथ हमने ये वाला सिंबल लगाया, तो इसको हम पढ़ेंगे नॉट P। इसका मतलब ये होता है कि ये कोई भी जब स्टेटमेंट हो, P Q जो भी स्टेटमेंट होगी, उसको उसके मतलब को उलट देता है, ठीक है। मसलन अगर हमारे पास P स्टेटमेंट है कि ताहिर मोबाइल देख रहा है, ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, तो इसके साथ जब अगर हम नॉट P लगा देंगे तो उसका मतलब है ताहिर मोबाइल नहीं देख रहा, उसका नॉट होगा, उसकी मनफी होगी, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे किस तरह, लिखेंगे तो हम इस तरह, ठीक है। किसी भी स्टेटमेंट के शुरू में इस साइन को हम थोड़ा ऊपर करके लगा लेंगे, तो ये हमारा नॉट का सिंबल लग जाएगा। इसको पढ़ेंगे हम नॉट P या निगेशन ऑफ P, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हैं, हम ज्यादातर ये नॉट P ये वाला लफ्ज यूज करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। उसके बाद देखेंगे एक और आ रहा है, ये जिस तरह के उल्टा V होता है, ठीक है, इसको हम एंड ऑपरेटर पढ़ते हैं। ये एक से ज्यादा स्टेटमेंट के साथ यूज होगा, ठीक है। देखिए मतलब हमारे पास दो स्टेटमेंट है, एक P है और एक Q है, तो इन दोनों के दरमियान हम इस एंड ऑपरेटर को यूज करेंगे। इसको पढ़ेंगे किस तरह, P एंड Q, ठीक है, P एंड Q, P और Q दोनों, ठीक है। और उसके बाद देखें ये V की तरह एक ऑपरेटर आ रहा है, इसको हम और पढ़ेंगे, ठीक है। और ये भी एक से ज्यादा स्टेटमेंट के साथ यूज किया जाता है, जिस तरह के दो अगर स्टेटमेंट P और Q हो, तो इनके दरमियान हम इसको इस तरह यूज करेंगे, P और Q, ठीक है। इसको पढ़ना इसी तरह है, जहां पर इसने बताया हुआ है कि इसको हम पढ़ेंगे P और Q, कि या P या Q। ऊपर वाले सूरत में है P और Q दोनों, क्योंकि यहां पर एंड का लफ्ज आ रहा है, और नीचे वाले की सूरत में है या तो P या Q, या पहले वाला या दूसरे वाला, ठीक है, या ये दोनों भी हो सकते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे P और Q, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे एक एरो का सिंबल आ रहा है, इसको हम पढ़ेंगे इफ देन, या इसको हम कहेंगे इंप्लाइज, ये वाला जो ऑपरेटर है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपके पास दो स्टेटमेंट P और Q है, तो इसको हम पढ़ेंगे किस तरह, इफ P देन Q, अगर P होगा तो फिर Q होगा, ठीक है। या इसको हम पढ़ेंगे P इंप्लाइज Q, ठीक है। देखिए यहां पर ये लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ सकते हैं P इफ P देन Q, या इसको हम पढ़ सकते हैं P इंप्लाइज Q, ठीक है। तो ये हमारा इफ देन वाला ऑपरेटर हो गया या इंप्लाइज वाला ऑपरेटर हो गया। और उसके बाद लास्ट वाला, इसमें देखिए डबल साइड पे एरो है, लेफ्ट राइट दोनों साइड पे एरो। तो इसको जो है इक्विवेलेंट भी पढ़ते हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू भी पढ़ते हैं, या इफ एंड ओनली इफ भी पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, अब ये दो स्टेटमेंट है, इनके दरमियान ये वाला ऑपरेटर आ रहा है, तो इसको हम पढ़ेंगे किस तरह, P इफ एंड ओनली इफ Q, ठीक है। या हम पढ़ेंगे P इज इक्विवेलेंट टू Q,
अब इनकी थोड़ी सी फर्दर डिटेल है। हमें ये जितने ऑपरेटर यहाँ पर दिए गए हैं इनके हम टेबल बनाएंगे, यानी कि इनकी हम वैल्यूज लिखेंगे। वो जो टेबल बनाएंगे यानी कि इनकी हम वैल्यूज लिखेंगे टेबल की सूरत में, तो उन टेबल को हम कहेंगे ट्रुथ टेबल। ठीक है, ये जितने ऑपरेटर है इन सब के लिए हम देखते हैं कि ट्रुथ टेबल किस तरह बनाए जाते हैं। ये ट्रुथ टेबल के क्वेश्चन फिर एक्सरसाइज में भी है और इंपॉर्टेंट भी है, ये आपके पेपर में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हम वन बाई वन ये जितने ऑपरेटर हैं इनकी थोड़ी फर्दर डिटेल देख लेते हैं और इनके लिए हम जो ट्रुथ टेबल है वो बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इस नॉट के लिए। ठीक है, इसको हमने जिस तरह पढ़ा कि निगेशन भी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो देखें ये मैंने यहां पर लिखा निगेशन। अब इसमें अगर आपके पास एक स्टेटमेंट पी हो और हमें इस निगेशन या नॉट के लिए यहां पर अगर टेबल की सूरत में वैल्यूज लिखना पड़े तो किस तरह लिखेंगे। ये हमारे पास स्टेटमेंट पी है। ठीक है, अब देखें ये जो स्टेटमेंट पी है या तो ये ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। यही हम पढ़ के आए थे कि जो स्टेटमेंट होती है वो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ठीक है, तो ये मैंने पी के नीचे एक बार ट्रू लिख दिया, एक बार फॉल्स लिख दिया। अब इसका नॉट पी क्या हो जाएगा। नॉट पी का आपको मैंने बताया कि जो स्टेटमेंट होती है उसको उलट देता है, उसको ऑपोजिट कर देता है। देखें ये पी अगर यहां पर ट्रू होगी तो इसका नॉट पी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और अगर ये पी यहां पर फॉल्स होगी तो इसका नॉट पी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये इसका ट्रुथ टेबल बनेगा, यानी कि जो निगेशन है इसकी जो वैल्यूज बनेगी वो हमारे पास ये बनेगी। अगर स्टेटमेंट ट्रू होगी तो उसका जो निगेशन है या नॉट पी है ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो इसका जो नॉट पी है वो ट्रू हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया निगेशन या नॉट का। उसके बाद आ जाए कंजक्शन। कंजक्शन में ये एंड ऑपरेटर यूज किया जाता है। ठीक है, कि अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट पी और क्यू हो, ठीक है, तो हम अगर ये कंजक्शन यूज करेंगे, कंजक्शन का मतलब ये कि हम इन दोनों स्टेटमेंट को इकट्ठा करेंगे। देखिए मैंने लिखा पी, उसके बाद ये एंड का ऑपरेटर डाला, फिर मैंने क्यू लिख दिया। मतलब ये इसको पढ़ेंगे किस तरह, पी एंड क्यू। अब ये जो कंजक्शन है इसकी अगर हम इस तरह टेबल की सूरत में वैल्यू लिखना चाहें या इसके लिए ट्रुथ टेबल बनाना चाहें तो उसके लिए आप क्या करेंगे। देखें यहां पर हमारे पास दो स्टेटमेंट है, एक पी है एक क्यू है। तो हम पहले तो पी और क्यू के लिए कॉलम यहां पर बनाएंगे। अब यहां पर मैं आपको जो चीजें बताऊंगा ये जितने भी आगे हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे एक्सरसाइज में चाहे थ्योरी में, उसमें यही स्टेप यूज होते हैं। आपने ये स्टेप्स जो है रट लेने। ठीक है, देखें पहले ये पी स्टेटमेंट है, इसकी यहां पर हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो आप क्या करेंगे, आपने ये पी स्टेटमेंट के लिए कॉलम बनाया। अब पहली दो वैल्यूज आप इसके लिए ट्रू पुट कर दें, आखिरी दो वैल्यूज आप इसके लिए फॉल्स पुट कर लेंगे। बस आप ये रट लें, आपने जब भी पहली स्टेटमेंट के लिए कॉलम लिखना है तो उसमें पहली दो वैल्यूज को ट्रू रखना है, आखिरी दो वैल्यूज को फॉल्स रखना है। ठीक है, उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास क्यू है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए बेसिकली हमें क्या करना होता है कि हमें ये जो हमने यहाँ पर वैल्यूज लिखती है इनके साथ हमने यहाँ पर कम्बिनेशन बनानी होती है। मिसाल के तौर पे ये जो पहली वाली स्टेटमेंट है पी, ठीक है, ये ट्रू है तो ये दूसरी वाली स्टेटमेंट क्यू भी ट्रू हो सकती है, एक ये कम्बिनेशन हो गया। या पहली वाली स्टेटमेंट पी जो है यहाँ पर ये जो पहली वाली स्टेटमेंट है ये ट्रू हो सकती है लेकिन दूसरी वाली स्टेटमेंट क्यू फॉल्स हो सकती है। ठीक है, इसी तरह पहली वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो सकती है तो दूसरी वाली स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो सकती है, या पहली वाली स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो सकती है तो दूसरी वाली स्टेटमेंट भी फॉल्स हो सकती है। ये इसकी मुमकिन है जो कम्बिनेशन है वो ये बन सकती है। ठीक है, अब अगर आपको इस तरह समझ में नहीं आता कि आप यहाँ पर ट्रू फॉल्स क्या लिखें तो आप उसके लिए भी जो सेकंड कॉलम है इसके लिए भी एक छोटा सा टोटका आप ध्यान में रखें। पहले कॉलम के लिए आपको मैंने बता दिया कि आप पहली दो वैल्यूज ट्रू लिखेंगे और आखिरी दो वैल्यूज फॉल्स पुट करेंगे। आंखें बंद करके आपने बस ये वैल्यूज पुट कर लेनी है जब भी आप ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ठीक है, और दूसरे स्टेटमेंट के लिए आप ये वैल्यूज अल्टरनेट बेसिस पे पुट कर दें, यानी कि एक बार ट्रू पुट करें एक बार फॉल्स पुट करें, एक बार ट्रू पुट करें एक बार फॉल्स पुट करें। ठीक है, तो जो अभी आपको मैंने कम्बिनेशन बताई चार, वो सारी कम्बिनेशन इसमें आ जाती है, कवर हो जाती है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है। अब देखिए हम ये जो कंजक्शन है या ये जो एंड ऑपरेटर के साथ दोनों स्टेटमेंट आ रही हैं इनके लिए हमने वैल्यूज लिखनी है। ठीक है, तो अब इसमें आपने कुछ चीजें यहां पर ऐसी हैं जिनको कि आपने जुबानी याद रखना होगा। ठीक है, यहां पर आप एक चीज ध्यान में रख लें तो आपका ये ट्रुथ टेबल ऑटोमेटिक बन जाया करेगा कि जब आप ये पी और क्यू की वैल्यूज पुट कर लिया करेंगे तो आपने ये जो कंजक्शन की वैल्यू है सिर्फ उस केस में ट्रू रखनी है जब आपके पास ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी। जैसे कि ये पहले वाला केस है, पी भी ट्रू है क्यू भी ट्रू है तो इसको हमने ट्रू रख दिया। उसके अलावा बाकी सारे केसेस में इसकी वैल्यू फॉल्स हो, बस आपने ये याद रखना है। ठीक है, ये कंजक्शन के लिए है। उसके बाद आ जाए जी डिसजंक्शन। अब डिसजंक्शन में जो है ये और वाला ऑपरेटर यूज होता है। कंजक्शन में हमने एंड वाला ऑपरेटर यूज किया था, डिसजंक्शन में हम और वाला ऑपरेटर यूज करते हैं। अब यहां पर भी देखें ये दो अगर स्टेटमेंट पी और क्यू हो तो इनके दरमियान हम इसको इस तरह पुट करेंगे। ठीक है, इसको पढ़ेंगे किस तरह, पी और क्यू। ठीक है, या पी या क्यू, या दोनों भी हो सकते हैं। वो था पी एंड क्यू, पी और क्यू दोनों, और यहां पर क्या है या पी, और यहां पर क्या है कि या तो पी या क्यू या दोनों। ठीक है, और कब
अब इसके लिए अगर हम ये ट्रुथ टेबल बनाना चाहें, यानी कि डिस्टिंक्शन की वैल्यूज इस तरह टेबल की सूरत में लिखना चाहें, तो आपको मैंने कंजक्शन के ट्रुथ टेबल में बताया कि आपने क्या करना है, आपने इसकी वैल्यू सिर्फ एक केस में ट्रू रखनी है कि जब वहां पर दोनों वैल्यूज ट्रू हो, क्योंकि एंड है, ठीक है। लेकिन यहां पर और है, तो अब यहां पर आपने एक पॉइंट बस याद रख लेना है कि ये दोनों स्टेटमेंट अगर आपके पास फॉल्स हुआ करेंगी तो आपके पास इस डिस्टिंक्शन की वैल्यू फॉल्स आएगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू ट्रू होगी, ठीक है। यानी कि ये जो कंजक्शन है उसके ऑपोजिट हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका भी जब ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो उसी तरह बनाएंगे जिस तरह आपको मैंने जो कंजक्शन है उसमें स्टेप बताएं कि आप ये पहले दो कॉलम दोनों स्टेटमेंट के लिए लिख लेंगे। पहले स्टेटमेंट पी है, उसके बाद स्टेटमेंट क्यू है। स्टेटमेंट पी के लिए आपको मैंने बताया कि पहले दो वैल्यूज ट्रू पुट करें, आखिरी दो वैल्यूज फॉल्स पुट करें, और क्यू के लिए आपको मैंने बताया कि आप अल्टरनेट वैल्यूज पुट कर लें, एक बार ट्रू पुट करें, एक बार फॉल्स पुट करें, फिर ट्रू पुट करें, फिर फॉल्स पुट करें। तो आपके पास ये जितनी मुमकिन कंबिनेशन है वो सारी यहां पर कवर हो जाती हैं। अब इनकी आप वैल्यूज लिखेंगे, तो आपको मैंने बताया कि डिस्टिंक्शन की सूरत में अगर आपके पास दोनों वैल्यूज पी और क्यू की फॉल्स होंगी तो इसकी वैल्यू फॉल्स होगी, अदरवाइज ट्रू होगी। अब यहां पर आपने ये चीज याद रखनी है, ठीक है। और उसके बाद आ जाए जी, यहां नेक्स्ट है इंप्लीकेशन या कंडीशनल। ये जो एरो का साइन आता है, ठीक है, इसको कंडीशनल या इंप्लीकेशन भी बोलते हैं। ज्यादातर हम ये कंडीशनल का वर्ड यूज करेंगे। इसका मतलब हम देखे पीछे पढ़ के आए थे कि जब हमने ऊपर लॉजिकल ऑपरेटर देखे थे तो वहां पर हमने इस एक्सप्रेशन को किस तरह पढ़ा था, इफ P then Q, या हमने इसको पढ़ा था P implies Q, कि अगर P होगा तो फिर ये Q की वैल्यू होगी, कि अगर P की वैल्यू ये है तो Q की वैल्यू ये होगी, ठीक है। Q जो है वो P पे डिपेंड कर रहा है, इसको कंडीशनल या इंप्लीकेशन कहेंगे, ठीक है। तो अब इसका भी अगर हम ट्रुथ टेबल बनाना चाहे, यानी कि ये जो कंडीशनल या इंप्लीकेशन है इसकी वैल्यूज अगर टेबल की सूरत में लिखना चाहे तो हम इसके लिए इस तरह ये टेबल बनाते हैं। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। इसमें एक और चीज मैं बता दूं, देखिए जब भी हमारे पास कंडीशनल इस तरह इसकी ये एक्सप्रेशन आएगी तो इसमें जो पहली वाली वैल्यू होती है या पहली वाली जो स्टेटमेंट होती है उसको एंटीसीडेंट या हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। और जो दूसरी वाली स्टेटमेंट होती है उसको कॉन्सिक्वेंट या कंक्लूजन हम बोलेंगे। तो आपने ये चीज याद रखनी है। अच्छा जी, अब इसका हम ये ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो ट्रुथ टेबल के लिए उसी तरह पहले तो ये P और Q के हम यहाँ पर कॉलम बनाएंगे। तो आपको मैंने बताया कि P के लिए आप पहली दोनों वैल्यूज ट्रू रख लें, फिर दोनों वैल्यूज फॉल्स रख लें, और Q के लिए आप एक ट्रू रखें, एक फॉल्स रखें, एक ट्रू रखें, एक फॉल्स रखें, तो आपके पास सारी कंबिनेशन बन जाती है, ठीक है। अब यहां पर याद रखने वाली बात कौन सी है कि ये जो कंडीशनल या इंप्लीकेशन है इफ P then Q, इसमें अगर पहली वाली जो स्टेटमेंट है ये ट्रू होगी और दूसरी वाली स्टेटमेंट फॉल्स होगी, जिस तरह यहां पर देखें P ट्रू है और Q फॉल्स है, तो हमारे पास इस कंडीशनल की वैल्यू ट्रुथ टेबल में फॉल्स होगी, अदरवाइज ये सारी ट्रू होगी। यहां पर आपने ये चीज जो है ना इसको रट लेना है, ठीक है। ये आपको शुरू में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये क्या मुसीबत है, इसको फॉल्स रखें, इसको ट्रू रखें, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में इसका यूज बहुत ही इजी है, वहां पर आपको इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन से पहले आप ये चीज अगर आपको समझ नहीं भी आ रही, आपने ये वीडियो का पार्ट देखना है। इसका फायदा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पर आपको नजर आ जाएगा आपको, ठीक है। तो अब यहां पर याद रखने वाली बात क्या होगी कंडीशनल या एप्लीकेशन की सूरत में, कि पहली वाली वैल्यू या ये जो एंटीसीडेंट है ये ट्रू हो और दूसरी वाली वैल्यू या ये जो कॉन्सिक्वेंट है ये फॉल्स हो, तो हमारे पास कंडीशनल की वैल्यू फॉल्स आएगी, अदरवाइज बाकी सारे केसेस में इसकी वैल्यू ट्रू होगी। तो ये इसका ट्रुथ टेबल हो गया, ठीक है। और उसके बाद लास्ट है बाय कंडीशनल, ठीक है, इसको इक्विवेलेंस भी बोलते हैं। अब इसमें जो हमने ऊपर कंडीशनल पढ़ी थी ये दोनों आ जाती है, ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट के लिए आ जाती है और इनके दरमियान एंड का साइन आता है, यानी कि हमारे पास इफ P then Q और इफ Q then P दोनों यहां पर हमारे पास कंडीशनल आ रही है और इनके दरमियान एंड का साइन होता है, ठीक है। अब इसके लिए देखिए हम ये ट्रुथ टेबल बनाते हैं, यानी कि इस बाय कंडीशनल या ये जो इक्विवेलेंस है इसकी वैल्यूज टेबल की सूरत में लिखना पड़ जाए तो किस तरह लिखेंगे। देखें पहले तो हमारे पास यहां पर देखें दो ही स्टेटमेंट है P और Q, तो आप इन दोनों के लिए कॉलम उसी तरह बनाएंगे। P के लिए पहली दोनों वैल्यूज ट्रू रख लें, फिर आखिरी दो वैल्यूज फॉल्स रख दें, और Q के लिए आपको मैंने बताया कि अल्टरनेट वैल्यूज पुट करें, पहले ट्रू फिर फॉल्स फिर ट्रू फिर फॉल्स। तो ये आपके पास इन दोनों स्टेटमेंट की जो मुमकिन कंबिनेशन होती है सारी वो सारी पूरी हो जाती है, ठीक है। अब देखिए यहां पर पहले हम ऊपर जो कंडीशन पढ़ के आए थे P implies Q या if P then Q, इसकी वैल्यू अगर यहां पर लिखना चाहे तो इसकी मैंने आपको क्या निशानी बताई थी कि पहली वाली वैल्यू ट्रू हो और दूसरी वाली वैल्यू फॉल्स होगी, तो हमारे पास इसकी वैल्यू फॉल्स होगी, अदरवाइज ये सारी ट्रू होगी। तो देखें यहां पर पहली वाली वैल्यू ट्रू है, दूसरी वाली वैल्यू फॉल्स है, तो यहां पर मैंने फॉल्स पुट कर दिया, बाकी तीनों वैल्यूज मैंने ट्रू पुट कर दी, ठीक है। अब हम अगर Q implies P के लिए लिखना चाहें तो यहां पर भी वही चीज होगी कि पहली वाली वैल्यू
ट्रू हो, दूसरी वाली वैल्यू फॉल होगी, तो हमारे पास जो आंसर है वो फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। तो अब यहाँ पर पहली वाली वैल्यू कौन सी बन रही है? क्यू बन रही है, ठीक है। या देखें ये क्यू, तो यहाँ पर ये ट्रू है, पहले ये आ रहा है और बाद में पी आ रहा है, तो ये फॉल्स है, तो कंडीशन वही हो गई है, ठीक है। हमारी वही रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, पहली वाली ट्रू, दूसरी वाली फॉल्स, तो इसको मैंने फॉल्स कर दिया, बाकी सारी ट्रू होगी, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास दोनों वैल्यूज तो आ गई, P इंप्लाइज Q और Q इंप्लाइज P, ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं। तो अब ये जो बाय कंडीशनल है इसकी वैल्यू लिखते हैं, ये P इंप्लाइज Q और Q इंप्लाइज P की वैल्यू आ गई है, तो अब ये दोनों के दरमियान एंड का साइन आ रहा है। तो हमने एंड या कंजक्शन की सूरत में क्या पढ़ा था कि जब दोनों वैल्यूज ट्रू होती है तो हमारा आंसर भी ट्रू होता है। तो देखें अब यहाँ पर ये पहली और दूसरी दोनों वैल्यूज ट्रू है, तो ये हमारा ट्रू हो गया आंसर, ठीक है। उसके बाद ये दूसरी में देखें दोनों वैल्यूज ट्रू नहीं है, पहली वाली वैल्यू फॉल्स है, तो इसको फॉल्स कर देंगे। इसी तरह ये तीसरी, अगर यहाँ पर कॉम्बिनेशन या तीसरी वैल्यू देखें तो पहली वाली ट्रू है, अब दूसरी वाली फॉल्स होगी, तो उसका मतलब है ये भी फॉल्स हो जाएगा। और फोर्थ में अगर आप आए, यहाँ पर भी दोनों ट्रू है, तो चूंकि ये एंड है और दोनों ट्रू है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ये भी ट्रू है, ठीक हो गया। तो ये तो हमने इसके लिए ट्रूथ टेबल बना लिया। अब यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, जिस तरह के आपको मैंने पीछे हाथ ट्रूथ टेबल में एक मेन पॉइंट बताया कि आप अगर ये पॉइंट याद रखेंगे तो आपका ये ट्रूथ टेबल आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए देखें ये जो बाय कंडीशनल है या ये जो इक्विवेलेंस है, ये एक ही केस में ट्रू होगी कि जो दोनों स्टेटमेंट शुरू में आपको दी गई है, या तो दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो। तो देखें जब दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है तो हमारे पास इसकी वैल्यू ट्रू आ रही है, अदरवाइज ये फॉल्स हो, ठीक है। ये चीज हमने बाय कंडीशनल के लिए याद रखनी है। तो ये हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स को देख लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ये तीन वर्ड जो है या तीन टर्म हमारे एक्सरसाइज में हम यूज करेंगे, एक कन्वर्स है, एक इनवर्स है और एक कॉन्ट्रापॉजिटिव है। तो इनकी क्या मीनिंग होगी? देखिए जब भी हमारे पास इस तरह कंडीशनल एक्सप्रेशन आएगी, ठीक है, तो ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट होगी इसकी अगर हम कन्वर्स की वैल्यू लिखना चाहें, कन्वर्स का मतलब होता है उलट, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे कि हम ये जो दो स्टेटमेंट है इनकी पोजीशन चेंज कर दिया करेंगे। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास इफ P then Q ये कंडीशनल स्टेटमेंट है या P इंप्लाइज Q है, तो इसका अगर हम कन्वर्स में लिखना चाहें इसकी वैल्यू, तो हम इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे, Q को पहले ले आएंगे, P को बाद में ले आएंगे, ठीक है। देखिए ये Q को मैं पहले ले आया हूं, P को बाद में ले आया हूं, तो ये इस कंडीशनल की कन्वर्स वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद है इनवर्स। इनवर्स में हम पोजीशन चेंज नहीं करते, लेकिन इनके साथ जो नॉट की वैल्यू है वो चेंज करते हैं। अगर किसी स्टेटमेंट के साथ नॉट की वैल्यू लगी होगी तो हम उसको हटा देंगे, उसको रिमूव कर देंगे, और अगर किसी स्टेटमेंट के साथ नॉट की वैल्यू नहीं लगी होगी तो हम उसको लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट है, इनके साथ नॉट या निगेशन की जो वैल्यू है वो नहीं लगी हुई, तो हम इनके साथ लगा देंगे, ठीक है। इसका ये इनवर्स बन जाएगा। यहाँ पर हमने पोजीशन चेंज नहीं की, सिर्फ हमने नॉट की वैल्यू को चेक किया, दोनों स्टेटमेंट के साथ नहीं लगी हुई थी, तो देखिए मैंने दोनों के साथ लगा दी, ठीक है। ये इनवर्स हो जाता है। इनवर्स का मतलब भी ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। यहां पर कन्वर्स का मतलब भी ऑपोजिट है, ये इस सेंस में है कि हम पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, पोजीशन ऑपोजिट हो जाती है, ठीक है। और इनवर्स इस सेंस में हम ऑपोजिट कहेंगे कि हम इनकी नॉट की जो वैल्यू होती है उसको चेंज कर लेते हैं, उसको ऑपोजिट कर लेते हैं। अगर नॉट का साइन लगा होगा तो इसको हम हटा देंगे, ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं लगा होगा तो उसको लगा देंगे, ठीक है। तो ये इनवर्स हो गया। और उसके बाद है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। इसमें कन्वर्स और इनवर्स दोनों चीजें हम करते हैं। ये हमारे पास कंडीशनल में इस तरह वैल्यू आएगी, तो इसकी जो स्टेटमेंट होंगी उनकी पोजीशन भी चेंज कर लेंगे और उनकी नॉट की वैल्यू भी चेंज कर लेंगे, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर देखिए मैंने किया हुआ है, ये Q और P इनकी मैंने पोजीशन भी चेंज कर दी, Q को पहले ले आया हूं और P को बाद में ले आया हूं, ठीक है। और इनके साथ देखिए नॉट नहीं लगा हुआ, तो मैंने दोनों के साथ नॉट को पुट भी कर दिया, नॉट को लगा भी दिया। अगर नॉट यहाँ पे लगा होता है दोनों के साथ तो मैं उसको रिमूव कर देता, ठीक है। तो ये चीज है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। इसमें कन्वर्स और इनवर्स दोनों प्रॉपर्टीज इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आएगा, वहां पर जब सॉल्व करेंगे तो मजीद आपको क्लेरिफाई हो जाएगा, आपने परेशान नहीं होना है। बस अब लास्ट इसमें हम टॉपिक पढ़ते हैं जल्दी से, थ्योरी का, फिर हमारी थ्योरी पूरी हो जाएगी। इसमें तीन चीजें हैं, थ्योरम, कंजक्चर और एक्सियम। ये किसको कहते हैं? थ्योरम जो है, ये थ्योरम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट हैज बीन प्रूव्ड ट्रू बेस्ड ऑन प्रीवियसली नोन फैक्ट। थ्योरम जो होता है, इसमें जो स्टेटमेंट होती है वो हमारे पास ऑलरेडी हमने कुछ एक्सपेरिमेंट करके, कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ मालूमात इकट्ठी करके उसको ट्रू प्रूफ कर दिया होता है, ठीक है। हमारे पास कुछ ऐसे एविडेंस होते हैं जो हमने एक्सपेरिमेंट के जरिए हासिल किए होते हैं, उन एविडेंस या उन फैक्ट्स की वजह से हम कहते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसको थ्योरम कहते हैं। यानी कि थ्योरम को प्रैक्टिकली पहले से प्रूव कर दिया जाता है, उसको पहले से साबित कर दिया जाता है। और उसके बाद कंजक्चर है। कंजक्चर जो है, a conjecture is a mathematical statement or hypothesis that is believed to be true based on observation but not yet has been proved।
जो कंजक्चर है इसमें भी हमारे पास कुछ ऑलरेडी ऐसी कोई मालूमात होती हैं, कुछ डेटा होता है, कुछ ऑब्जर्वेशन होती है, जिसके बेस पे हम कहते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू तो है, लेकिन उस स्टेटमेंट को थ्योरम की तरह प्रैक्टिकली अभी तक प्रूव नहीं किया होता। ठीक है, अभी जब क्वेश्चन आएंगे वहां पर इनकी एग्जाम्पल आएगी तो आपको मजीद क्लेरिफाई हो जाएगा। ठीक है, थ्योरम में हम एक स्टेटमेंट जो हमारे सामने होती है उसको ऑलरेडी प्रूफ कर दिया जाता है। कंजेक्चर में वो जो स्टेटमेंट होती है उसको हम ट्रू मान तो रहे होते हैं, लेकिन उसको अभी तक प्रैक्टिकली प्रूव नहीं किया गया होता। ठीक है, यानी कि अब तक के हमारे पास जो मालूमात होती है उस बेस पे हम कहते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, लेकिन आइंदा फ्यूचर में मालूम नहीं कि ये ट्रू ही रहेगी या नहीं, हो सकता है किसी स्टेज पे जाके ये फॉल्स हो जाए। ठीक है, तो ये कंजेक्चर है। और उसके बाद एक्सियम है। एक्सियम क्या होता है? एन एक्सियम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट वी बिलीव टू बी ट्रू विदाउट एनी एविडेंस आर रिक्वायरिंग एनी प्रूफ। एक्सियम ऐसी स्टेटमेंट होती है, ठीक है, जिसके लिए हमें किसी प्रूफ की या किसी एविडेंस की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, हमें उसको साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम पहले से ये यकीन रखते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है या ये जो चीज है ये ट्रू है। ठीक है, इसकी भी जब एग्जांपल आएगी क्वेश्चन में वहां पे इसको मजीद में क्लैरिफाई कर दूंगा। तो ये हमारी थ्योरी पूरी हो गई है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थ्योरी देख के आपने घबराना नहीं है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन में तो चले थोड़ी थ्योरी आ जाती है, थोड़ी सी आपको शायद कंफ्यूजन हो, वो एमसीक्यू से रिलेटेड है, लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे तो उनको सॉल्व करते टाइम इंशाल्लाह आपको ये मजीद क्लेरिफाई होगा और वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में आसान भी लगेंगे। ठीक है, तो अब हम इसका जो पहला क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेते हैं जी। तो अब ये पहला क्वेश्चन है एमसीक्यूज का। ठीक है, इसमें हमें एक एक कुछ स्टेटमेंट दी गई है और हर स्टेटमेंट के साथ कुछ यहाँ पर हमें ऑप्शन दी गई है, तो हमने देखना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जितनी थ्योरी पढ़ी है वो उस थ्योरी का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अगर वो आपने थ्योरी नहीं देखी, वो वाला पार्ट नहीं देखा, तो फिर आप ये क्वेश्चन इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। पार्ट 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ऑफन रिलेटेड टू इंडक्टिव रीजनिंग। लेकिन ये नीचे हमें 4 यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है। ठीक है, तो हमने देखना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इंडक्टिव रीजनिंग वाली है। हमने इंडक्टिव रीजनिंग या इंडक्शन में पढ़ा था कि इसमें हम कुछ एक्सपेरिमेंट करके किसी भी रिजल्ट या नतीजे पे पहुंचते हैं, किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। देखें, जो पहली वाली स्टेटमेंट है बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, हम कुछ एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं तो हम किसी नतीजे पे पहुंचते हैं, इसको इंडक्टिव रीजनिंग या इंडक्शन कहते हैं। तो हमारा ये पार्ट ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं, बाकी जो करेक्ट ऑप्शन नहीं है इनको मैं नहीं पढ़ता ताकि हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डिस्क्राइब डिडक्टिव रीजनिंग। अब यहाँ पर देखें डिडक्टिव रीजनिंग या डिडक्शन के बारे में आ गया कि ये जो 4 यहाँ पर सेंटेंसेस है इसमें डिडक्टिव रीजनिंग वाली या कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, तो डिडक्टिव रीजनिंग या डिडक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें हम इंडक्शन की तरह हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ता है, इसमें हमारे पास ऑलरेडी कुछ मालूमात होती हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं, जिसकी बेस पे हम कहते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। ठीक है, तो उसमें देखें जो डी ऑप्शन है ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम वेल नोन फैक्ट, ऑलरेडी हमारे पास जो फैक्ट होते हैं, जो डेटा होता है, उस बेस पे हम नतीजा निकालते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है, तो हम ये जो डी ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, और उसके बाद पार्ट 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहां पर ये 4 स्टेटमेंट दी गई है, तो इसमें ट्रू वाली स्टेटमेंट कौन सी है। स्टेटमेंट के बारे में पढ़ के आए थे कि ये ऐसा सेंटेंस होता है या ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है जो कि या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ठीक है, तो इसमें ये जो ऑप्शन सी है ये ट्रू है, बाकी सारी फॉल्स है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ये ट्रू है। अब देखें ये ट्रू किस बेस पे है, यहां पर है 22/7 डज नॉट बिलोंग टू, ये इर्रेशनल नंबर का सेट दिया गया है कि ये जो 22/7 है ये इर्रेशनल नंबर के सेट से बिलोंग नहीं करता, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। तो ये ट्रू है। ट्रू क्यों है? क्योंकि देखिए हम पीछे पढ़ के आए थे कि हमारे पास 2 किस्म के रियल नंबर होते थे, एक रैशनल नंबर जिनको कि उर्दू में हम नातिक आदाद बोलते थे, और एक इर्रेशनल नंबर जिनको कि हम उर्दू में गैर नातिक आदाद बोलते थे। ठीक है, रैशनल नंबर के सेट को हम क्यू से जाहिर करते थे और इर्रेशनल नंबर के सेट को हम क्यू डे से जाहिर करते थे, जिस तरह के यहां पर दिया गया है। रैशनल नंबर कौन से होते थे? ऐसे नंबर जिनको हम इस तरह फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकें, कसर की सूरत में लिख सकें, ये रैशनल नंबर होते थे। ठीक है, और इर्रेशनल नंबर को हम कसर की सूरत में या फ्रैक्शन की सूरत में नहीं लिख सकते थे। ठीक है, तो अब यहां पर ये जो नंबर है देखिए ये रैशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर नहीं। और यहां पर हमसे कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये जो नंबर है 22/7 ये इर्रेशनल नंबर के सेट से ताल्लुक नहीं रखता। तो ये नहीं रखता क्योंकि ये तो हमारे पास फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हैं, ये रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये ऑप्शन सी को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और उसके बाद पार्ट 4 है, यहां पर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द बेस्ट टू रिप्रेजेंट द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट द स्टोव इज बर्निंग। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, स्टोव इज बर्निंग, चूल्हा जल रहा है, इसकी नेगेशन क्या होगी? ठीक है,
तो इसके साथ हम नॉट लगाएंगे। तो देखें जो ऑप्शन ए है, निगेशन का मतलब क्या होता है, जो आपके पास स्टेटमेंट होती है उसको हम उलट देते हैं, उसकी मनफी जो स्टेटमेंट होती है वो निगेशन या नॉट वाली स्टेटमेंट होती है। तो ये पहली वाली यहाँ पर जो ऑप्शन ए देखें, द स्टोव इज नॉट बर्निंग, चूल्हा नहीं जल रहा, ये इसके ऑपोजिट हो गया, यहाँ पर नॉट लग गया, तो ये निगेशन की जो है यहाँ पर स्टेटमेंट हो जाएगी। तो हम ये ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आ जाए जी पार्ट 5 है, द कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट P एंड Q इज ट्रू व्हेन, के दो स्टेटमेंट P और Q की कंजंक्शन की वैल्यू किस टाइम ट्रू होती है। आपको मैंने कंजंक्शन पढ़ाते टाइम बताया था कि जब P और Q दोनों ट्रू हो, हमने जब इसका ट्रू स्टेबल ही बनाया था तो वहां पर भी हमने देखा था कि P और Q दोनों ट्रू होंगी तो कंजंक्शन की वैल्यू ट्रू होती है। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद 6 है, अ कंडीशनल इज रिगार्डेड एज फॉल्स ओनली व्हेन, हमने कंडीशनल के बारे में पढ़ा था कि उसकी जो वैल्यू है सिर्फ किस केस में फॉल्स होती थी। आपको मैंने बताया था कि जब आपके पास पहली वाली वैल्यू या एंटीसीडेंट ट्रू हो और दूसरी वाली वैल्यू या कॉन्सिक्वेंट फॉल्स हो तो हमारे पास कंडीशनल की वैल्यू फॉल्स आती थी, ठीक है। तो इसमें देखें जो पहली वाली ऑप्शन है, ऑप्शन ए, इसमें एंटीसीडेंट इज ट्रू यानी कि पहली वाली वैल्यू ट्रू एंड कॉन्सिक्वेंट इज फॉल्स यानी कि दूसरी वाली वैल्यू फॉल्स, तो इसका मतलब है कि ये कंडीशनल की वैल्यू हमारी फॉल्स होगी। तो आप ये ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक हो गया। अब देखें अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी होगी तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपने थ्योरी को समझना लाजिम है, ठीक है। उसके बाद आ जाए जी ये पार्ट 7 है। अब यहां पर ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव कहा गया, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ Q इंप्लाइज P इज, कॉन्ट्रा पॉजिटिव हमने ये पढ़ा था कि इसमें अगर आपके सामने इस तरह कंडीशनल स्टेटमेंट आए तो इसमें दोनों स्टेटमेंट की हम पोजीशन भी चेंज करते हैं और उनकी जो नॉट की वैल्यू है वो भी चेंज करते हैं। अगर नॉट की वैल्यू लगी होगी तो उसको हम हटा देंगे, अगर नहीं लगी होगी तो उसको हम लगा देंगे। तो देखें अगर आप ये ऑप्शन सी पे आ जाए, यहां पर ये दोनों स्टेटमेंट की पोजीशन भी चेंज हो गई है, P पहले आ गया, Q बाद में आ गया और इनकी जो नॉट की वैल्यूज है वो भी चेंज हो गई। दोनों के साथ नॉट की वैल्यू नहीं लगी हुई थी, दोनों के साथ यहाँ पर वैल्यूज लग गई हैं। तो यहाँ इसका मतलब है ये ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद नंबर 8 है, द स्टेटमेंट एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 2। अच्छा यहाँ पर उन्होंने एवरी इंटीजर लिखा है, ये एवरी इवन इंटीजर होना चाहिए, हर जुफ्त अदद, ठीक है, ग्रेटर देन 2 जो कि 2 से बड़ा हो, इज अ सम ऑफ 2 प्राइम नंबर। तो ऐसा जुफ्त नंबर जो कि 2 से बड़ा हो, दो मुफरद आदाद का मजमूआ होता है, ठीक है। दो मुफरद आदाद या दो प्राइम नंबर को आपस में जमा करें तो हमें वो वाला जो इवन नंबर है वो मिलेगा, ठीक है। अब देखिए मिसाल के तौर पे कोई भी आप इवन नंबर या जुफ्त नंबर ले लें जो कि 2 से बड़ा हो। मैं ले लेता हूं नंबर 14, ठीक है। अब 14 जो है एक इवन नंबर है, जुफ्त नंबर है और 2 से बड़ा है। तो देखिए अगर हम दो प्राइम नंबर ले लें, एक प्राइम नंबर ले लें 11 और एक प्राइम नंबर ले लें 3, दोनों को जमा करें तो हमें 14 मिलेगा सम की सूरत में, ठीक है। यानी कि जो 14 इवन नंबर है दो प्राइम नंबर 3 और 11 का मजमुआ है, ठीक है। तो इस किस्म की स्टेटमेंट को कंजेक्चर बोलते हैं। ये ऐसी स्टेटमेंट है, इसको अभी तक जितने नंबर्स के लिए चेक किया गया तो अभी तक ये चीज सही साबित हुई है, ठीक है। मौजूदा मालूमात के मुताबिक ये चीज सही है, लेकिन जाहिर है इसको सारे नंबर्स के लिए अभी तक नहीं चेक किया गया क्योंकि नंबर्स तो अनलिमिटेड है, ठीक है। तो अभी तक मौजूदा हालात के मुताबिक ये स्टेटमेंट सही है। आगे का कुछ पता नहीं कि कोई ऐसा साइंटिस्ट आ जाए जो कि इस चीज को गलत साबित कर दे, लेकिन मौजूदा मालूमात के मुताबिक ये चीज सही है। तो इस किस्म की स्टेटमेंट को फिर कंजेक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो मैं ये ऑप्शन बी को सिलेक्ट कर लूंगा, ये हमारी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी। और उसके बाद 9 है, द स्टेटमेंट A straight line can be drawn between any two point। कोई सी भी अगर हमारे पास दो पॉइंट हो तो उनके दरमियान हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ये तो हर कोई जानता है, इसको तो प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके पास दो पॉइंट होंगे तो उनको आप मिलाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो ऐसी स्टेटमेंट हम पढ़ के आते हैं कि ऐसी स्टेटमेंट को एक्सियम कहते हैं, यानी कि जिसको हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, जो ऑलरेडी ट्रू होती है, ठीक है। तो यहां पर ये ऑप्शन सी हो जाएगा। और लास्ट है द स्टेटमेंट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। के ट्राइंगल के जो अंदरूनी जाविये होते हैं उनको जमा करें तो हमें 180 डिग्री मिलता है। अब ये थ्योरम है, क्योंकि हमने थ्योरम में पढ़ा था कि थ्योरम में जो स्टेटमेंट होती है उसको प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया गया होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है इसको प्रैक्टिकली ट्रू प्रूफ किया गया है, ठीक है। तो ये एक थ्योरम है, ठीक हो गया। तो यहां पर ये ऑप्शन बी को सिलेक्ट कर लेंगे। थ्योरम में और कंजेक्चर में क्या फर्क हो गया कि कंजेक्चर में हम स्टेटमेंट को ट्रू मानते हैं क्योंकि अभी तक जो भी मालूमात होती है उसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली अभी तक ट्रू साबित नहीं किया गया होता। हो सकता है आगे जाके वो गलत साबित होता है, लेकिन थ्योरम में हम प्रैक्टिकली स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। वो अब गलत नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये हमारा जो पार्ट 10 है ये कंप्लीट हो गया और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो जाता है। जी आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।